मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपका वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़कर आपकी हालत ऐसी हो जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? या फिर आपकी हालत ऐसी हो जाती है? तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमारा वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स को मुश्किल समझने की वजह से आज हम दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। मैं अपने बच्चों को जब भी मशवरा देता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि अगर एक सब्जेक्ट भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है तो उसको मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कुछ साइंसदान ये समझते हैं कि हमारी कायनात की कहानी जिस ज़ुबान में लिखी गई है उस ज़ुबान का नाम है मैथमेटिक्स। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट साइंसदानों का ये कहता है कि कायनात को मैथमेटिक्स में नहीं लिखा गया। मैथमेटिक्स हमारे दिमाग की, हमारी कॉन्शियसनेस की एक इख्तरा है, एक इजाद है। लेकिन दोनों सूरत हाल में साइंसदान ये ज़रूर समझते हैं कि हमारी कायनात को समझने के लिए सबसे बेहतरीन टूल, आला मैथमेटिक्स है। और उसकी वजह भी है। उसकी वजह के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक सीरीज़ की तरफ जिसे फेबनॉकी सीरीज़ कहते हैं। अगर आप दो नंबर ले लें, पहले 0 और 1, और उनको ऐड करें तो आपके पास तीसरा नंबर आ जाएगा 1। अब आप फिर पिछले दो नंबरों को ऐड करें 1 और 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप फिर दो नंबरों को ऐड करें 1 और 2, 3 आ जाएगा। फिर आप 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो किसी जगह भी आप खड़े हों, आप पिछले दो नंबर को ऐड करें तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। इसको कहते हैं फेबनॉकी सीरीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडिशन करके आपको दिखाई भी गई है। और अगर इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसकी शक्ल ऐसी नज़र आती है। लेकिन फेबनॉकी सीरीज़ हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? इसकी वजह यह है कि कायनात में हमें जगह जगह फेबनॉकी सीरीज़ या फेबनॉकी पैटर्न नज़र आते हैं। कायनात में आपको मैथमेटिक्स से दरियाफ्त शुदा पैटर्न्स हर जगह पर नज़र आएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि फेबनॉकी सीरीज़ आपको कहां कहां नज़र आती है। आपको फेबनॉकी सीरीज़ फूलों में नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि फेबनॉकी पैटर्न कितना नुमाया है और आप मुख्तलिफ़ तरीके से फेबनॉकी स्पायरल्स बना सकते हैं। ये सनफ्लावर के फूल हैं, लेकिन सनफ्लावर के फूल के अलावा भी आप कई फूल ऐसे देख सकते हैं जहां पर आपको फेबनॉकी पैटर्न नज़र आएगा। इसी तरीके से फ्रूट्स में अगर आप पाइनएप्पल को देखें तो पाइनएप्पल में भी आपको स्पायरल्स नज़र आएंगे। और इन स्पायरल्स को अगर आप काउंट करें तो आपको फेबनॉकी पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। गुलाब के फूल को ही ले लीजिए, वहाँ पर भी आपको फेबनॉकी पैटर्न नज़र आएगा। पानी में डूबी हुई सिप्पी को ले लीजिए, आपको फेबनॉकी सीरीज़, फेबनॉकी पैटर्न यहाँ पर भी नज़र आएगा। हमें फेबनॉकी पैटर्न अपने मौसमों में भी नज़र आता है। यहाँ पर मैंने आपको एक हरिकेन की शक्ल दिखाई है, तस्वीर दिखाई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फेबनॉकी पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप जिस आले को इस्तेमाल करते हुए मेरी वीडियो सुन रहे हैं उसकी शक्ल भी फेबनॉकी पैटर्न से मिलती जुलती है, यानी कि आपका कान। सिर्फ फेबनॉकी पैटर्न की ही बात नहीं, अगर हम पाई की बात करें जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और जो हमें हासिल होता है अगर किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर पर तकसीम कर दें जिसकी वैल्यू 3.14 और फिर आगे चलती रहती है, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जो कि नेचर में आपको इसके होने की एक सबूत देगा, और वो एक्सपेरिमेंट है बुफॉन्स प्रॉब्लम। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक पेज लेंगे, एक सफ़ा लेंगे और उस पर लाइंस लगा देंगे, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, और उसके बीच में हम एक सुई ले लेंगे और उसको हमने रैंडमली उठा कर डाइस की तरह, जिस तरह हम डाइस को नीचे गिराते हैं, हमने इसको नीचे गिराना है। अब आपने ये देखना है कि कितनी मरतबा ये सुई लाइंस के बीच में गिरी और कितनी मरतबा इसने लाइन को काटा। तो जिस वक्त इसने कट किया लाइंस को, उसको आप रेड कलर में यहाँ पर शो करवा रहे हैं, और जब ये बिल्कुल बीच में गिरी उसको हमने ग्रीन कलर में शो करवाया। अब ये एक्सपेरिमेंट आप बार बार करते जाएं, आप 1000 मरतबा ये एक्सपेरिमेंट करें, और उसके बाद जब आप गिनेंगे कि कितनी मरतबा ग्रीन सुई आई और कितनी मरतबा रेड सुई आई और इसकी रेशो लेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 3.14। ये एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है
और आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं। तो क्या पाई हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है? इस दरिया की ही मिसाल ले लीजिए। इस दरिया को जो कि सांप की तरह बल खा रहा है, अगर मैं इसकी लेंथ लूँ, मैं इसके ऊपर एक धागा रख दूँ इस पिक्चर में और मैं इसकी पूरी लेंथ ले लूँ और उसके बाद इसके एंड टू एंड पॉइंट्स के दरमियान मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूँ जो कि डी से मैंने शो किया है, तो जब मैं लेंथ को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा? 3.14। और ये चीज़ हमारे इंजीनियर्स आम जानते हैं, क्योंकि जब भी हम रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं जो कि इस तरीके से बल खाती हुई जा रही हैं, तो हम इस रेशो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पाई हर सर्कुलर चीज़ में हमें नज़र आती है। तो दुनिया में जितनी भी सर्कुलर चीज़ें हम देखते हैं तो आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं पाई उनमें मौजूद होता है। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं, जब हम सनलाइट की बात करते हैं, तो उनके फार्मूला में हमें पाई नज़र आता है। आप कोई भी इक्वेशन उनकी बनाएं तो वहाँ पर आपको पाई हर जगह पर मिलता है। मैं आपको लेके चलता हूँ MIT के एक प्रोफेसर जिनका नाम है मैक्स टेगमार्क, जिनकी टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए। और इनका ये ख्याल है, क्योंकि इनको वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो ये कहते हैं कि वीडियो गेम में हम हर वो काम करते हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं। मसलन हम जंप कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम आगे भाग रहे हैं, हम पीछे भाग रहे हैं, हम कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस वक्त जो वीडियो गेम्स हम बना रहे हैं उसमें हमारे हीरो को या वीडियो गेम के कैरेक्टर को कॉन्शियसनेस नहीं मिली, उसके पास शऊर नहीं है। लेकिन अगर हम शऊर देने में कामयाब हो जाएं वीडियो गेम, तो क्या ख्याल है, ये वीडियो गेम हमारी ज़िंदगी का मुतबादिल हो सकती है। इस वीडियो गेम में भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और वो रूल्स आते हैं इसकी कोडिंग से, इसकी प्रोग्रामिंग से। तो जो प्रोग्राम हमने पीछे लिखा होता है उसके अंदर जो रूल्स हमने डिफ़ाइन किए होते हैं उससे हटकर हमारा कैरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से इस वीडियो गेम की बजाय अगर हम यूनिवर्स की सिमुलेशन की बात करें और हम अज्यूम करें कि यूनिवर्स भी एक सिमुलेशन है, तो इसकी कोडिंग किस लैंग्वेज में है? इसकी कोडिंग, इसके पीछे जो प्रोग्राम लिखा गया है वो है मैथमेटिक्स में। क्योंकि जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो तमाम यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ जो कि हम रोज़ अपनी आँखों और अपनी सेंसेस से महसूस करते हैं, उनको फिज़िक्स के लॉज के ज़रिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलें अब हम एक तस्वीर की तरफ देखते हैं। इस तस्वीर को अगर हम जूम करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो ये तस्वीर आपको ऐसी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और फिर अगर आप इसको मज़ीद जूम करें तो आपको इसके पिक्सल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और वो पिक्सल, हर डब्बा, छोटा डब्बा 3 कलर से मिलकर बना होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। और उन तीनों पिक्सल के नंबर्स हर डब्बे को एक अलग रंग दे रहे होंगे। मसलन अगर आप इस डब्बे को देखें, जो पहला डब्बा है, तो इसमें ब्लू 165 है, ग्रीन 14 है और 253 है रेड। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर्स हैं जो कि इसके पीछे हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से जब हम कायनात की तरफ देखते हैं तो टोटल 32 फिज़िकल कांस्टेंट्स हैं और एक यूनिवर्सल इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम अपनी कायनात की तमाम प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। और ये हो सकता है कि फ्यूचर में इन फिज़िकल कांस्टेंट्स और इस इक्वेशन में इजाफा हो जाए, ऐसा ही कहना है मैक्स का। गैलीलियो ने हमें बहुत अरसे पहले बताया था कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस ख़त्म कर दें और एक मैस की बॉडीज़ को पीसा टावर से फेंके तो वो दोनों एक वक्त में एक जितना सफ़र तय करेंगी। मतलब ये कि वो ज़मीन पर एक वक्त में आकर लैंड करेंगी। और इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूलेशंस बनाई। याद रहे कि ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन और इक्वेशंस जो उन्होंने डिराइव की वो ज़मीन पर बैठ के डिराइव की, जहाँ पर एयर हर वक्त मौजूद होती है। लेकिन जब इंसान चांद पर गया तो इंसान ने सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक पर और एक हैमर चांद की ज़मीन पर नीचे फेंके और वो दोनों एक ही वक्त पर जाकर ज़मीन पर लगे। इसका मतलब ये भी हमें मालूम होता है कि हमारे ड्राइव किए हुए फिज़िकल लॉज, मैथमेटिकल लॉज जो कि हम ज़मीन पर बैठ कर बनाते हैं, वो पूरी कायनात पर एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन एक अजीम साइंसदान थे जिनको मज़ीद मैथ इजाद करना पड़ा ताकि वो दुनिया के और कायनात के बारे में और ज़्यादा डिस्कवरीज करें।
गोया कि वो एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कॉमेट को देखा जो कि सूरज के गिर्द चक्कर खाते हुए बाहर जा रहा था। उन्होंने चांद को देखा, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता था। तो उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी ताकत है जो सियारों को एक दूसरे के गिर्द घुमाती है। फिर उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा तो वहाँ पर उनको सेब से और तोप के गोले से ये अंदाज़ा हुआ कि ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है जो हर चीज़ को ज़मीन पर नीचे की तरफ खींचती है। उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें एक फार्मूला दिया जिसे हम ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, और इस फार्मूले के ज़रिए हम हर किस्म की ग्रेविटेशन को बयान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और वो बात ये है कि न्यूटन को इस फार्मूले और अपने बाकी फार्मूला और लॉस के लिए एक नई किस्म का मैथ इजाद करना पड़ा। उन्होंने इस मैथ को इजाद किया जिसे आज हम कैलकुलस कहते हैं, क्योंकि नई डिस्कवरीज के लिए वो ये समझते थे कि नया मैथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो उन्होंने काम लिया, कैलकुलस से एक ऐसा फार्मूला निकाला जिसने हमें बताया कि सोलर सिस्टम में ग्रेविटी कैसे काम करती है, हमारी गैलेक्सीज में भी ग्रेविटेशनल लॉज होल्ड करते हैं। गर्ज ये कि हम जहाँ पर भी देखते हैं ग्रेविटेशनल लॉज हमें नज़र आते हैं। तो न्यूटन का ये समझना था कि हमारी कायनात एक पज़ल है, और उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टूल है उसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स के नाम वैसे तो बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, लेकिन एक ख़ास डिस्कवरी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि न्यूटन के लॉ से हम यूरेनस का ऑर्बिट देख रहे थे, और हम देख रहे थे कि यूरेनस को इस ऑर्बिट में मूव करना चाहिए, उसकी इक्वेशन ये कहती है। लेकिन जब हमने टेलीस्कोप यूरेनस की तरफ की तो उसका ऑर्बिट थोड़ा सा डिफरेंट था, वो एक तरफ को खिंचा चला जाता था। आप देखें यहाँ पर यूरेनस एक तरफ को खिंचा चला जाता था। तो साइंसदानों ने उस जगह को गौर से देखना शुरू किया, और फिर उन्होंने एक अजीब चीज़ पाई। उन्होंने एक और प्लेनेट को डिस्कवर किया जिसे हम आज नेपच्यून कहते हैं, और ये नेपच्यून जिसे हमने डिस्कवर किया ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल लॉ की समझ होने की वजह से हमने किया, जो कि मैथमेटिक्स से आया था। अगर आपका सवाल सही है तो मैथमेटिक्स आपको उसका जवाब ज़रूर ढूंढ के देगा। शर्त यह है कि आप अपना सवाल यूनिक और सही बनाएं। गैलीलियो का एक और वाक्य सुनाता हूँ। वह सैटर्न की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनको सैटर्न के रिंग्स के बारे में समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर बनाई जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया, पर उनको ये पता नहीं चला कि ये पत्थर हैं छोटे छोटे बर्फीले जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे हैं, जो कि उसका रिंग बनाते हैं। लेकिन एक और साइंसदान जिसे हम मैक्सवेल कहते हैं, उन्होंने ज़मीन पर बैठकर इक्वेशंस बनाई, और उस इक्वेशन के ज़रिए उन्होंने ये बता दिया कि सैटर्न के गिर्द बर्फ़ के पत्थर, सैटर्न के गिर्द बर्फ़ के पत्थर रिंग की सूरत में घूम रहे हैं। इस डिस्क्रिप्शन को बहुत अरसे के बाद टेलीस्कोप के ज़रिए वेरीफाई किया गया, और इसीलिए इस गैप को, जो कि सैटर्न के रिंग्स के बीच में जो गैप है, इसको मैक्सवेल गैप कहा जाता है। तो मैक्सवेल ने ज़मीन पर बैठे मैथमेटिक्स से ये भी बता दिया, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स की ऐसी इक्वेशंस दी जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हैं। हमारी कायनात में जितनी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स में हम तक पहुंच रही है वो इन वेव्स की वजह से पहुंच रही है, और इन वेव्स को एनालाइज करने के लिए जो टूल हमें दिया है, जो इक्वेशंस हमें दी हैं, वो मैक्सवेल ने दी हैं। हमारी जितनी टेलीकम्युनिकेशन हो रही है ज़मीन पर, हमारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो, वो भी तमाम इन वेव्स की इक्वेशन के मरहून मिन्नत है। तो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दारोमदार मैक्सवेल की इक्वेशंस की वजह से है। आज से 100 साल पहले इंसान नहीं जानता था कि एटम भी एग्जिस्ट करता है, और एटम के साथ साथ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता था। लेकिन हमारा मैथमेटिक्स, उसकी इक्वेशन मुसलसल ये कह रही थी कि एटम एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत अरसे बाद हमने उनको डिस्कवर करना शुरू कर दिया। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिग्स बोसॉन की, जिन्होंने हिग्स साहब ने, जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बहुत पहले 50 साल से ज़्यादा वक्त पहले अपने मैथमेटिक्स से ये प्रिडिक्शन, ये पेशन गोई कर दी थी कि एक बहुत छोटा पार्टिकल है जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है और उससे चीज़ों को मैस मिलता है। हमने उसके लिए बहुत बड़े हैड्रॉन कोलाइडर्स बनाए, जिस तरह सन का हैड्रॉन कोलाइडर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $10 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। और जब उसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो 50 साल से ज़्यादा वक्त के बाद हमें वो पेशन गोई जो कि मैथमेटिक्स ने की थी सही साबित हुई कि हिग्स बोसॉन एक पार्टिकल है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है और वो चीज़ों को मैस देता है। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी फ्यूचर की जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं
कायनात के बारे में जितनी भी पेशन गोइयाँ हम करना चाहते हैं और जितनी चीज़ों को हम समझना चाहते हैं, उसके लिए मैथमेटिक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सुनकर आप आइंदा से मैथमेटिक्स को इस नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि आप मैथमेटिक्स को विजुअली और चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को हर बंदे तक पहुँचा दें।